कहानी की शुरुआत एमी नाम के लड़के से होती है, जो 14 साल की उम्र में मां बन चुकी थी। वो अपने स्तनों को दबाकर अपने बच्चे के लिए दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद एक बूंद भी दूध का नहीं निकलता। बच्चे को पालना पोषण करना उसकी कल्पना से अधिक जटिल निकला। समय 10 महीने पीछे चला गया था। पहली बार क्लास बंक करने के बाद उत्साहित होकर एमी अकेले नदी किनारे खेलने गई थी। पास ही रोता को देखा। वो दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में मिल चुके थे। एमी खुशी खुशी दौड़कर उसे मिलने गई। युवा और अनुभवी थे। बेफिक्र माहौल में वे एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। तभी पुल पर एक पिल्ला दिखाई दिया जो पानी में गिरने वाला था। बिना सोचे समझे एमी दौड़कर उसके पास गई। रियोता भी चुपचाप नहीं बैठा रहा। एमी को रेलिंग पर चढ़ते हुए देखकर वह चिंतित हो गया। वाकई एमी खतरे में थी। रियोता ने उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे छलांग लगाई, लेकिन दोनों ही पानी में गिर गए। सौभाग्य से नदी गहरी नहीं थी और किसी को चोट नहीं आई। वे खुशी खुशी पानी में खेलने लगे। शाम की गर्म धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनके बीच की भावनाएं और भी गहरी हो रही थी। शाम ढलते ही घर लौटने के बजाय वे एक साथ फोटो खींचने और गेम सेंटर चले गए, लेकिन उनकी युवा उपस्थिति ने जल्द ही कुछ स्थानीय गुंडों को आकर्षित कर लिया। गुंडों की जबरन वसूली से बचने के लिए रियोता ने एमी को पकड़ा और जल्दी से भाग गया। गुंडे लगातार उनका पीछा करते रहे। आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया और बेरहमी से पीटा गया। सौभाग्य से पास से गुजर रहे व्यक्तियों ने गुंडों को डराकर भगा दिया। दोनों ही ने ही पहाड़ की चोटी पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में भागने का मौका पा लिया। अपने सामने उदास लड़की को देखकर एमी ने धीरे से उसकी घाव को पोंछा। तेज चांदनी में उनके बीच का माहौल धीरे धीरे अतरंग हो गया। हालांकि प्यार की उनकी समझ अभी भी स्पष्ट थी, वह और भी सासे विचारों के बारे में डूबने लगे थे। देर रात एमी घर लौटी। अपनी माँ को चिंतित सवालों का सामना करते हुए उसने ट्यूशन के लिए देर तक रुकने का झूठ बोला। अपने कमरे में वापस आकर एमी ने उस लड़के के साथ ली गई फोटो बूथ की तस्वीरों को देखा। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। इसके बजाय उनके चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान फैल गई। समय तेजी से बीत गया और 2 महीने गुजर गए। एमी को धीरे धीरे शारीरिक तकलीफ महसूस होने लगी। दीवार पे लगे कैलेंडर पर नजर डालते हुए उसे रियलाइज हुआ उसके 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए। जिम क्लास के दौरान भी वो लगभग बेहोशी हो गई। क्लासरूम में वापस आकर उसने अपनी फिजिकल एजुकेशन की किताब निकाली और जल्दी से पढ़ते ही उस रात की यादें उनके दिमाग में ताज़ा हो गई और उसे बेचैनी होने लगी। घर जाते समय गर्भवती महिलाओं को आते जाते देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वह जल्दी से घर पहुंची, अपना कंप्यूटर चालू किया और ऑनलाइन प्रेगनेंसी के बारे में सर्च करने लगी। प्रेगनेंसी की ज़्यादा संभावना, तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी गई। अपने बिस्तर पर लेटी हुई एमी पूरी तरह से खोई हुई महसूस कर रही थी। उनके पिता उन्हें रात के खाने के लिए बुलाने आए, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया। अपनी बेटी की परेशानी देखकर उनकी माँ उन्हें सांत्वना देने आई। उनकी कोमल माँ ने एमी के बेचैन दिल को शांत करने के लिए मदद की, लेकिन वह अपनी माँ को इस बारे में कैसे बता सकती थी। एमी ने आखिरकार इसे छुपाने का फैसला किया और रियोता को फ़ोन किया, लेकिन रियोता की माँ ने उसे फ़ोन काट देने का आदेश दिया और उसे चेतावनी दी कि वह ऐसे लड़कियों के ज़्यादा करीब न आए। एक ही माता-पिता के घर में पले बड़े रियोता ने अपनी माँ की हर बात मानी। रियोता से संपर्क न कर पाने पर एमी उसके दरवाजे तक दौड़ कर गई। उस रात के बाद से रियोता बार-बार कहता रहा, मुझे माफ़ कर दो। आखिरकार वह केवल 15 साल का था और नहीं जानता था कि उनके रिश्ते को कैसे संभालें। स्कूल जाते समय एमी ने रियोता के इशारों में पूछा, क्या उसे बच्चे पसंद हैं? रियोता थोड़ा उदास महसूस करते हुए बोला कि वह ऐसा क्यों पूछ रही है। फिर एमी ने पूछा कि उसकी शादी की योजना कब बना रहा है। अपने पिता के प्रभाव में रियोता का शादी करने का कोई इरादा नहीं था। बहुत सोचने के बाद एमी फार्मेसी पहुंची। अपने सीने से लाल स्कार्फ हटाया और अंदर चली गई। शेल्फ पर रखी प्रेगनेंसी टेस्ट किट को देखते हुए वह कांप उठी और उसने एक किट उठा ली, लेकिन उसके जेब में पैसे कम पड़ गए और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एमी ने बिना पैसे दिए भागकर घर तक सफ़र तय किया और दरवाज़ा कसकर बंद कर लिया। तभी एमी को एहसास हुआ कि उसने पहली बार कभी कुछ चुराया था, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। भारी मन से वह जल्दी से टेस्ट करने गई, लेकिन 2 लाइनें देखकर एमी निराशा में डूब गई। वह अपनी माँ पर कोई बोझ और नहीं डालना चाहती थी।
इसलिए वह उनके दफ्तर चली गई। अस्पताल जाने से पहले एमी ने अपने स्कूल यूनिफॉर्म उतारकर बड़े लोगों वाले कपड़े पहन लिए। हालांकि नर्स ने उसे बताया कि कम उम्र होने के कारण उसके पास स्वास्थ्य बीमा कार्ड नहीं है, इसलिए उसे पूरा खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एमी जल्दी से घर वापस भाग गई। एमी की उदासी देखकर उसकी माँ की चिंता और बढ़ गई, लेकिन एमी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अगले ही दिन जब एमी स्कूल गई हुई थी तो उसकी माँ को अपना कमरा साफ करते समय प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली। जब एमी लौटी तो उसकी माँ ने गुस्से से भड़क नहीं उठी, बल्कि बड़ी नरमी से पूछा कि क्या हुआ था और अपना सदमा छुपाने की कोशिश कर रही थी। उससे तुरंत पूछा कि क्या एमी पर कोई दबाव डाला गया था, लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि वह किसी से प्यार करती है, इसलिए गर्भवती हुई। होश में आकर उसकी माँ ने उसे तुरंत अस्पताल ले गई। ये वही अस्पताल था जहाँ एमी का जन्म हुआ था। डॉक्टर और एमी की माँ लंबे समय से दोस्त थे। एमी ने अपनी माँ को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कहा, कृपया मेरी जांच करें, मुझे लगता है मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर के चेहरे पर कोई असामान्य भाव नहीं था। जांच के बाद एमी ने पहली बार अपने बच्चे को देखा। फिर डॉक्टर ने उसे गर्भपात की प्रक्रिया समझाई। वह अब 9 सप्ताह की गर्भवती थी और गर्भपात का अच्छा समय 12 सप्ताह से पहले होता है। एमी ने अचानक पूछा कि क्या वह इस बच्चे को जन्म दे सकती है। घर लौटते समय रिको ने पहली बार अपनी बेटी को मारा, लेकिन जल्द ही उसे प्यार से गले लगा लिया। घर पहुंचकर रिको ने अपने पति को यह खबर सुनाई। उसने इसे एक मजाक समझकर टाल दिया, हालांकि उनका चेहरा लगातार बेचैन होता जा रहा था। जब रिको ने अस्पताल का सर्टिफिकेट दिखाया तब जानकर उनका धैर्य टूटा। उन्होंने अपनी बेटी से लड़के को तुरंत बुलाने को कहा। उस गैर जिम्मेदाराना दरिंदे को पैर तोड़ देने चाहिए। फिर भी एमी रियोता का बचाव करती रही, कहती रही कि वे दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। नाबालिग होने के कारण एमी अपने पिता की पीड़ा को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उनके शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, इसलिए उसने रियोता का नंबर डायल किया। रियोता ने जानबूझकर कॉल को अनदेखा कर दिया। एमी ने एक संदेश छोड़ा जिससे उसने रियोता को मिलने के लिए कहा। रियोता समय पर आ गया। रात की हल्की हवा में एमी ने रियोता से अपने दिल की बात कही। हालांकि रियोता शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करने में माहिर नहीं था, फिर भी उसने एमी के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। रियोता के प्यार की पुष्टि करने के बाद एमी ने बताया कि वह गर्भवती है। रियोता के हैरान चेहरे को अनदेखा करते हुए उसने बच्चे को रखने पर जोर दिया। रियोता ने कहा कि उसका दिमाग सुन्न है। वह अगली शाम फिर मिलने के लिए सहमत हुए, जब वह एमी को अपना जवाब देगा। इस बीच एमी के माता पिता रियोता का घर ढूंढ चुके थे। सामने मौजूद आलीशान विला को देखकर एमी के पेरेंट्स शॉक में चले गए। रियोता की माँ ने उन्हें विक्रेता समझ लिया, सेल्स पर्सन समझ लिया। जब उन्होंने अपना उद्देश्य बताया तो रियोता की माँ ने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा। एमी के माता पिता ने रियोता की माँ की इतनी अहंकारी और असभ्य स्वभाव की उम्मीद नहीं की थी। एमी के पिता ने क्रोधित होकर मुड़े और चले गए। कार में वापस आकर वे खुद दुख से रोए, लेकिन जल्द ही उन्होंने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण उनकी बेटी का स्वास्थ्य था। वे अपनी बेटी के सामने घुटने टेक कर उनसे विनती करने लगी। फिर भी एमी ने बच्चे को जन्म देने पर जोर किया। यह सुनकर उसके माता पिता और भी चिंतित हो गए। तुम खुद अभी बच्ची हो, माँ की जिम्मेदारी कैसे निभा पाओगी? इसके अलावा रियोता का परिवार इस बात से सहमत नहीं था। बच्चे के जन्म के बाद उसका कोई पिता नहीं होगा। यह बच्चे के लिए गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होगा। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से जल्द गर्भपात कराने का आग्रह किया। एमी ने मना कर दिया और अपने माता पिता से एक दिन का समय मांगा। शाम होते ही वह तय स्थान पर जल्दी पहुंच गई और पास में उससे खुशहाल 3 लोगों के परिवार को देखने लगी। एमी रियोता के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी रियोता का फोन आया और उसने बताया कि उसे आज कोचिंग क्लास जाना है और वह नहीं आ पाएगा। उसने एमी से ये भी कहा कि वह बच्चे को त्याग दे और इसे सारी झंझट को भूल जाए। घर लौटकर एमी अपनी माँ से लिपट गई और फूट-फूट कर रोने लगी। उसे धीरे-धीरे अपने माता-पिता के नीचे इरादों का एहसास हुआ। उसने गर्भपात करवाने का फैसला कर लिया। डॉक्टर ने एमी के इस फैसले पर राहत जताई। किशोर अवस्था में गर्भपात अक्सर जानलेवा साबित होता है।
एमी को विश्वास था कि उसका यह फैसला सभी के लिए सबसे अच्छा है। डॉक्टर ने तुरंत प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी। रियोको अपनी बेटी को सांत्वना देने के लिए उसके साथ रिकवरी रूम में गई। वह बिस्तर पर उसके बगल में लेट गई। अचानक बगल के कमरे से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई। इस नए जीवन के आगमन से एमी बहुत भावुक हुई। अपने गर्भपात में पल रहे बच्चे को समाप्त किए जाने के ख्याल से एमी के मन में संदेह घर करने लगा। वह अपनी माँ से बार-बार माफ़ी मांगती रही। फिर वह तेज़ी से अस्पताल से निकलकर मूसलाधार बारिश में चली गई। उसकी माँ भी तुरंत उसके पीछे-पीछे गई। जैसे ही एमी सड़क पार कर रही थी, एक एक्सीडेंट हो गया। सौभाग्य से उसे मामूली चोट ही आई, लेकिन एमी ने अपनी हालत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने पेट में पल रहे बच्चे की चिंता में डूबी रही। बच्चे के सुरक्षित होने की खबर सुनकर उसे गहरी राहत मिली। उसके पिता को कुछ गड़बड़ और उन्होंने उससे सवाल किया, क्या हमने गर्भपात कराने का सहमति नहीं दी थी? उनके सवालों का सामना करते हुए एमी इतनी शर्मिंदा हुई कि वह उनकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकी। वह अपने घायल पैर को घसीटते हुए कमरे से बाहर निकली। रियोको ने अपने पति को पकड़ा और उसे सारी बात समझाई। डॉक्टर की अनुमति से वह अपनी बेटी को नवजात शिशु वार्ड में ले गई। रियोका चाहती थी कि उसकी बेटी बच्चे को पालन पोषण की कठिनाई को समझे। एमी अपनी माँ की मंशा समझ गई। रियोको चाहती थी कि उसकी बेटी बच्चे पालन पोषण करने की कठिनाइयों को समझे। एमी अपनी माँ की मंशा समझ गई थी, फिर भी उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। अपनी बेटी को, जो मानो किसी जुनून में डूबी हुई थी, देखकर माँ पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी को इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपनी बेटी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए माँ ने कुछ बातों को कभी नहीं कहा था, लेकिन अपनी बेटी की इस जिद को देखकर माँ अब चुप नहीं रह सकी। तुम्हारी उम्र में बच्चा पैदा करना बेहद गैर जिम्मेदाराना होता है। चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए तुम्हें बच्चे को पालने की क्या क्षमता है, और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बच्चे को पालने के लिए पढ़ाई छोड़ना तुम्हें अपने दोस्तों और समाज में दोबारा शामिल होने का मौका भी गंवा देगा। सिर्फ कल्पना रह जाएगी। एमी ने अपनी माँ को इतना सख्त कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में दर्द के आंसू भर गए। रियोको ने अपनी बेटी को डांटा, तुम जरा सी डांट पर रो पड़ती हो और माँ बनने की उम्मीद करती हूँ। ऐसी प्रसव कक्ष के दरवाजे पर लौट आई। उस शाम दुविधा में डूबी एमी के छोटे भाई ने रियोता को अपने घर के बाहर इंतजार करते हुए पाया। जिम्मेदारी से बचना रियोता का असली इरादा कभी नहीं था। यह सब उसकी माँ के लगातार दबाव के कारण भी वह सफल हो। रियोता हमेशा अपराध बोध और आत्मग्लानि में जी रहा था। उसने फैसला किया कि इस बार अपनी माँ के खिलाफ जाएगा। एमी के पिता ने गुस्से में रियोता को डांटा। उन्होंने उससे कहा कि उनकी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। रियोता सुन्न हालत में घर वापस लौट आया। उसकी माँ ने पहले से ही उसका पासपोर्ट तैयार कर रखा था। वह अच्छी तरह जानता था कि ये उससे स्थिति से दूर भागने की तैयारी कर रही है, लेकिन रियोता को एमी के पिता की बात याद आई। चूंकि अब बच्चा गिरा दिया गया था, शायद अलग होना दोनों के लिए सबसे अच्छा परिणाम था। इसलिए रियोता ने अपनी माँ की योजना का पालन करने का फैसला किया। जाने से पहले वह एमी के चाचा की दुकान पर गया। उसके चाचा ने एमी को फ़ोन करके बताया कि रियोता देश छोड़कर जा रहा है। उसने उसके लिए एक संदेश भी छोड़ा, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुमसे मिलने का कभी पछतावा नहीं करूँगा। रियोता का ये विदाई संदेश एमी के गर्भपात के फैसले को हिला गया। एमी ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और क्लास जाने की तैयारी की। उसकी गर्भावस्था की खबर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। उसकी माँ स्कूल के ऑफिस पहुंची। रियोका ने बार-बार स्कूल प्रशासन से माफ़ी मांगी, ये समझाते हुए कि उसकी बेटी गर्भपात कराने के लिए तैयार है और स्कूल से एक और मौका देने की विनती की। तब तक एमी अपनी क्लास में प्रवेश कर चुकी थी और उसने खुले तौर पर अपनी गर्भावस्था की बात सबको बता दी। उसने घोषणा की कि वह अपने घर में पल रहे बच्चे को जन्म देगी। अगर उसकी माँ वहाँ होती तो शायद सदमे से मर जाती, लेकिन एमी ने अपने सहपाठियों के सामने अपने फैसले का कारण समझाया। शुरुआत में जब उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला तो वह घबरा गई थी। उसके माता पिता ने उसकी गलती के कारण कष्ट बहुत सहा है। जहाँ तक बच्चे के पिता का सवाल है, वह फिर कभी नहीं मिलेंगे।
लेकिन उसने कहा था कि उससे मिलना उससे सच्ची खुशी देता है और वह भी अपने बच्चे से मिलने का इंतज़ार कर रही थी, जैसे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया ताकि मुझे मिल सके। रियोका क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी अपनी बेटी को साहस के साथ अपने विचार व्यक्त करते हुए सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अपने सहपाठियों को अलविदा कहने के बाद एमी ने अपनी माँ की ओर अपराध बोध के साथ देखा। वह अपनी माँ की माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन वह रोई नहीं, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि जो छोटी-छोटी बातों पे रोता है, उसे माँ बनने का अधिकार नहीं है। एमी ने अपनी माँ को पुकारा और अपना छोटा-सा हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि उसकी माँ का दिल टूटा हुआ था, उसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वह हमेशा उसकी बेटी रहेगी। लेकिन घर वापस आकर माँ ने आखिरी कोशिश की। उसने अपनी बेटी से कहा कि उसने डॉक्टर से बात की है। तुम्हारी उम्र में जो बच्चा पैदा करता है वे शायद ही उन्हें पाल पाते हैं। बच्चा या तो अनाथालय में जाएगा या गोद दे दिया जाएगा। रियोका चाहती थी कि उसकी बेटी अपने फैसले पर फिर से विचार करे। एमी ने जवाब दिया कि वह इसके लिए तैयार है। अपनी बेटी के अड़िग फैसले को देखकर रियोको के पास चुपचाप सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टर ने फिर एमी को उन खतरों के बारे में बताया जिनका सामना कम उम्र की माँ को करना पड़ता है। एमी के पिता को अधिक घबरा गए। उन्होंने अपनी पत्नी को दोषी ठहराया, कहते हुए कि उसने इतनी महत्वपूर्ण बात में अपनी बेटी का साथ देकर लापरवाही की है। रियुका ने पूछा क्या इससे एमी सच में खुश होगी? अपनी पत्नी की बात सुनकर फोमिया चुप हो गया। डॉक्टर ने एमी से भी पूछा क्या तुम सच में तैयार हो? बहुत लोग तुम्हारे पीछे बात करेंगे। लेकिन एमी ने कहा कि वे तैयार है। चाहे कितना भी दर्द हो मैं अपने बच्चे के लिए मजबूत रहूंगी। एमी की दृढ़ता और आत्मविश्वास ने डॉक्टर को भी प्रभावित कर दिया। घर लौटने पर उन्होंने अचानक रियोता की माँ को वहां इंतजार करके पाया। वह घर में घुस आई और अपने बेटे के नाम चिल्लाने लगी। एमी हैरान रह गई, क्या रियोता कल देश छोड़ के नहीं गया था? असल में एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी रियोता खुद को रोक नहीं पाया। एमी उसके कारण शारीरिक और मानसिक रूप से घायल हुई थी और इस महत्वपूर्ण समय पर वह उसे छोड़ के चला गया था। चाहे उसकी माँ ने उसे रोकने की कितनी भी कोशिश की हो, रियोता बिना पीछे देखे चला गया था। चाहे उसकी माँ ने उसे रोकने की कितनी भी कोशिश की हो, रियोता बिना पीछे देखे चला गया। कि माँ ने एमी को पकड़ लिया, बार बार माफ़ी मांगते हुए, उम्मीद करते हुए कि वह उसे बता दे कि रियोता कहाँ है। एमी ने कहा कि उसे सच में खुशी